हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 18 दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि आईआईटीज। फर्स्ट, आईआईटीज आर नॉट बाउंड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ओबीसीज, दैट इज अदर बैकवर्ड कास्ट। सेकेंड, IITs are suffering from demand and supply mismatch for technology research graduates। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये 2019 में जो एक्ट बनाया था, जो कि ये कल के न्यूज़पेपर में है, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019। तो उसके अंदर आईआईटीज जो है उनको भी जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स है बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि ये कंपलसरी नहीं है। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि वहां पे डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है। तो इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि ड्यू टू अ सीवर मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रेजुएट्स, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। So the answer will be B, second only. So basically कल के न्यूज़पेपर में ये जो आर्टिकल है वो आईआईटीज के बारे में है और किस तरीके से इसको पूरे इंडिया लेवल पे एजुकेशन, हायर एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट आउटकम्स ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। फर्स्ट, Gujarat is among the states where anemia and child wasting prevalence has increased as compared to 2005-6. Second, it shows improvements in access to sanitation and clean cooking fuels. And third, domestic violence and child marriages have been reduced. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, जहां पे ये लिखा है कि गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, वहां पे एनीमिया एंड चाइल्ड वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हाइट की कंपैरिजन में किसी का वेट अगर कम है तो उसे कहते हैं वेस्टिंग। तो ये जो है प्रेवलेंस वो इंक्रीज हुआ है, इवन इफ वी कंपेयर दिस विद द 2005-6 सर्वे। 2005-6 सर्वे जो है वो था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का थर्ड राउंड। फिर 2015-16 में इसका फोर्थ राउंड हुआ था और करंटली इसका फिफ्थ राउंड जो है वो पब्लिश हुआ है। तो अगर हम थर्ड राउंड से भी कंपेयर करें तब भी गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल के अंदर ये एनीमिया एंड चाइल्ड वेस्टिंग जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। इस पैराग्राफ में आपको ये लिखा है कि इसके अंदर नेगेटिव आउटकम्स कौन से है, कि कहां पे कौन से इंडिकेटर्स पे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। ये सेकंड पैराग्राफ जो है यहां पे लिखा है कि इसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या है। तो स्टार्टिंग में लिखा है कि अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू माल न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ आउटकम्स। तो इन एक्सेस टू सैनिटेशन एंड क्लीन कुकिंग फ्यूल, तो वहां पे इसके पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। तो ये यहां से हमें पता चलता है कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। यहीं पे लिखा है कि अगर वुमन रिलेटेड इंडिकेटर्स की बात करें तो वहां पे स्पाउसल वायलेंस मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वो जो डिक्लाइन हुआ है, चाइल्ड मैरिजेस हैव बीन डिक्लाइंड एंड ऑल्सो वुमन गेट एक्सेस टू देयर बैंक अकाउंट्स। तो ये थर्ड जो है वो भी करेक्ट होगा। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तो बेसिकली ये कल के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल था वो इसके इस सर्वे के जो फाइंडिंग्स है उसको क्रिटिकली एनालाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नीति आयोग्स रीसेंट रिपोर्ट ऑन पोषण अभियान। फर्स्ट, it recommended that the program must be stepped up to meet the targets set by center to reduce stunting, wasting and anemia. Second, it requires renewed focus on the other social determinants in addition to addressing the governance challenges.
तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली लास्ट मंथ नवंबर एंड में नीति आयोग ने ये अपना रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया था पोषण अभियान के ऊपर कि उसके रिजल्ट्स क्या है। तो उसके रिजल्ट्स जो है वो काफी पुअर थे। तो नीति आयोग ने रेकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को अपने टारगेट्स जो है उसको फिर से स्टेप अप करना होगा और टारगेट्स को अचीव कैसे करे उसके लिए कोई इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बिकॉज गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि टू रिड्यूस स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड एनीमिया बाय 2022। तो ये काफी एम्बिशियस टारगेट है। 2 साल के अंदर अगर अचीव करना है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी जो है वो बदलनी पड़ेगी, ऐसा नीति आयोग ने रेकमेंड किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके अंदर जो गवर्नेंस चैलेंजेस है, गवर्नेंस चैलेंजेस फॉर एग्जांपल कि अगर हम आईसीडीएस जैसी स्कीम की बात करें तो उसके अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है, तो ऐसे इश्यू के साथ साथ कुछ सोशल इंडिकेटर्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है जो कि नीति आयोग ने बताया था। आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। तो इसी आर्टिकल के अंदर एंड में जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है सच एज पोषण अभियान उसको इवेल्युएट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन जुडिशरीज ऑफ यूएसए एंड इंडिया? फर्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। Second, role of president in appointing judges. And third, no fixed tenure of judges. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 2। थर्ड इज इनकरेक्ट। यहां पे हमें ये पूछा गया है कि यूएस एंड इंडिया की जो जुडिशरी है उसमें कौन से भेद है, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है कि जो दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाता है, कॉमन नहीं है। फर्स्ट इज क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनके अंदर काफी सारे क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो एक ज्यूरिस्ट होने चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर जज के तौर पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब क्वालिफिकेशन है। ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशनल क्राइटेरिया जो है वो यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नहीं है। तो ये मतलब हो गया इट इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है बिकॉज यूएस के अंदर प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कलेजियम सिस्टम जो है वो काम करती है, मतलब जुडिशियरी इटसेल्फ डिसाइड्स ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, whereas in USA the president is the final authority which do so। तो सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज ये दोनों के अंदर कॉमन फीचर है। इंडिया और यूएस दोनों के सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वहां पे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि इनका फिक्स्ड टेन्योर होगा। उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो लिखी है इंडिया के अंदर 65 ईयर्स ऑफ एज, यूएस के अंदर 70 ईयर्स, लेकिन उनका टेन्योर नहीं लिखा। तो ये कॉमन फीचर है इसलिए ये थर्ड गलत होगा। आंसर इज ए 1 एंड 2। सो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल विस्टा इनॉग्रेशन है, नई पार्लियामेंट का बिल्डिंग इनॉग्रेट करने के लिए परमिशन दी थी। तो वहां पे उन्होंने ये कहा था कि हम इस ऑर्डर के ऊपर स्टे नहीं ला रहे, लेकिन गवर्नमेंट को हमारा आदर करके कुछ गाइडलाइंस जो है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने होंगे। तो इस आर्टिकल में यूएस की जुडिशरी के साथ भी कुछ एग्जाम्पल्स को लेके कंपैरिजन की गई है। इस वजह से ये पूरा जुडिशियल टॉपिक जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट राइट टू प्राइवेसी? फर्स्ट, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 बट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(2) of the constitution. Second, right to privacy can be restricted if there is an important countervailing interest which is superior to it. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। राइट टू प्राइवेसी जो फेमस के.एस. पुट्टास्वामी केस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज अ फंडामेंटल राइट and it is protected under article 21 of the constitution.
विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है? सेम एज मेंशन इन दी आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस है। फॉर एग्जांपल की सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये सब चीजें जो है उसके बेसिस पे आप राइट टू प्राइवेसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। सेकेंड ये लिखा है कि राइट टू प्राइवेसी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इफ देयर इज एन इंपॉर्टेंट काउंटरवेलिंग इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल कि सड़क पे किसी ए नाम के पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है एंड ही इज डोमिनेंटली इंजर्ड। अगर मान लो कि वो इंजर्ड हुआ है, अब उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इट इज प्रोटेक्टेड अंडर राइट टू प्राइवेसी, लेकिन उसको बचाने के लिए जो लोग बचा रहे हैं उनको इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो देखनी पड़ेगी। दे हैव टू डिस्क्लोज हिज इंफॉर्मेशन टू सेव हिज लाइफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ काउंटरवेलिंग इंटरेस्ट। काउंटरवेलिंग इंटरेस्ट क्या है? उसको बचाना, विच इज सुपीरियर टू द राइट टू प्राइवेसी, कि उस टाइम पे आप प्राइवेसी को नहीं देख सकते, तो ऐसे टाइम पे राइट टू प्राइवेसी जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो ये राइट टू प्राइवेसी को लेके द हिंदू के अंदर ही 1 दिसंबर 2020 को एक एडिटोरियल छपा था। तो उसके अगेंस्ट में ये कल के न्यूज़पेपर में राइट टू प्राइवेसी के ऊपर आर्टिकल जो है वो दिया था। तो इससे क्या होता है कि जब आप ये इस टाइप के दो आर्टिकल्स को कंपेयर करते हैं तो आपको आपके जो आंसर्स लिखने हैं उसके अंदर एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। Question number 6. Which of the following are correct objectives of recent Farm Acts? First, to relax restrictions on the purchase and sale of farm produce. Second, to put restrictions upon stock limits for certain crops. And third, to outline a legal framework for contract farming. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज C 1 and 3। सेकेंड इज इनकरेक्ट। ये जो नए 3 फार्म एक्ट बनाए गए हैं उसमें से जो पहला एक्ट है उसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स किया जाता है कि अगर फार्मर्स चाहे तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी अपने फार्म प्रोड्यूसेस जो है उसको सेल कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो परचेज द फार्म प्रोड्यूसेस फ्रॉम द फार्मर्स। तो फर्स्ट करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में है। अब उसके अंदर ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटाए गए हैं। यहां पे क्या लिखा है कि इट पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अपॉन दी स्टॉक लिमिट्स। ओरिजिनली इसके अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है उसके अंदर जो स्टॉक रिस्ट्रिक्शंस थे, स्टॉक लिमिट्स थी, वो हटाई गई है। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड इज अगेन करेक्ट। जो तीसरा एक्ट है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगल किया गया है। सो द आंसर इज C 1 and 3। और ये तीनों ऑब्जेक्टिव जो है ये कल के न्यूज़पेपर से आर्टिकल है। यहाँ पे दिया गया है कि ये तीनों एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से ये पूरा तीनों के तीनों एक्ट जो है वो ऑर्डिनेंस के रास्ते से जल्दी से पास आउट हो गए विदाउट एनी पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी। तो इस वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट दोहा डेवलपमेंट एजेंडा? फर्स्ट, it is the latest round of trade negotiations among the Gulf Cooperation Council countries. Second, its fundamental objective is to improve the trading prospects of developing countries. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज B, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो है 2001 में जब WTO की मीटिंग हुई थी दोहा, विच इज द कैपिटल ऑफ कतार, वहां पे ये एजेंडा जो है वो डिस्क्लोज किया गया था। सो इट इज द लेटेस्ट राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस अमॉन्ग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज। WTO का ये नेगोशिएशन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का नहीं है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड इज करेक्ट कि उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड को इंक्रीज किया जाए, और उसके अंदर काफी सारे क्लॉजेस है, काफी सारे प्रोविजंस है फॉर एग्री मार्केट, नॉन एग्री मार्केट, सर्विस सेक्टर, फिर GI टैग के बारे में भी काफी सारे प्रोविजन है।
तो ये दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार न्यूज में रहता है। आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। अब ये क्यों न्यूज में है? बिकॉज WTO के अंदर नए डायरेक्टर जनरल जो है वो चुन के आने वाले, लेकिन WTO की 25 साल की हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो डायरेक्टर जनरल है वो कोई वुमन होगी। बिकॉज अभी जो आमने सामने दो कैंडिडेट है, दोनों वुमन है, मतलब कि आइदर ऑफ देम विल बी द वुमन हु विल बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। तो इस वजह से ये WTO जो है वो न्यूज में है। ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके अंदर से काफी अच्छी चीजें आपको IR के बारे में पता चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अन्नपूर्णा स्कीम? फर्स्ट, 10 kilograms of food grains are distributed to all persons living below poverty line under this scheme. Second, senior citizens who have remained uncovered under the National Old Age Pension Scheme are provided with food grains under this scheme. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये जो अन्नपूर्णा स्कीम है उसकी डिटेल यहाँ पे करेक्ट दी गई है कि 10 किलो फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं, बट टू द पर्सन्स एजेड अबोव 65 years ऑफ एज। मतलब कि ये स्कीम जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए नहीं बनाई गई। तो इसलिए ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनको नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में इन्वॉल्व नहीं किया गया है, कवर नहीं किया गया है, और उनको कोई टाइप का पेंशन बेनिफिट नहीं मिलता, तो ऐसे सिटीजन्स को इस अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर ये फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। ये जो कल के न्यूज़पेपर में फूड सिक्योरिटी को लेके आर्टिकल था, तो यहां पे अन्नपूर्णा स्कीम के बारे में बताया गया है। अब यहां पे ये लिखा है कि नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंदर जो कवर नहीं है, बट हु आर नॉट रिसीविंग सच पेंशन। तो अगर यहाँ पे केरला का एग्जांपल दिया गया है कि केरला के अंदर सोशल सिक्योरिटी की जो पेंशन स्कीम है उसके अंदर सारे सीनियर सिटीजन्स को कवर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिजिबल पर्सन्स है केरला के अंदर, उनमें से किसी को भी इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इसको क्रिटिकली एनालाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया recently declared that farmers have right to dash as long as their dissent against the controversial agriculture laws did not slip into violence. Option A is demonstrate, option B is picketing, option C is protest and option D is call for बंद। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि फार्मर्स के पास है राइट टू प्रोटेस्ट, जब तक कि उनका ये जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल प्रोटेस्ट है, वहां पे कोई वायलेंस नहीं होता, तो ये लीगल है, ये वैलिड है। तो ये आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या अपना फैसला दिया है, ये फ्रंट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली द चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक वाज सीन इन न्यूज, इट इज मेंट फॉर इंडिया एंड डैश। ऑप्शन ए इज नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी म्यांमार। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बांग्लादेश। ये रेल लिंक जो है वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एस्टैब्लिश की जा रही है। चिलाहाटी विच इज लोकेटेड इन दी बांग्लादेश एंड हल्दीबारी जो है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। दोनों को लिंक करती रेल लिंक जो है रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने स्टार्ट की, और अभी बांग्लादेश के साथ कुछ डेवलपमेंट्स हुआ है, इस वजह से ये इंडिया बांग्लादेश न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।